नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने जो PY की सीरीज स्टार्ट की है, PYQ सीरीज स्टार्ट की है 2024 PT के लिए, PT 2024 के लिए। आप देख रहे होंगे इसमें हमने पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन किए हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। आप लोगों के काफ़ी अच्छी फीडबैक हमको प्राप्त हो रहे हैं। पर्सनली मैसेज भी उसके संबंध में हमारे पास आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के रिव्यू को देखकर। हम अब यहाँ पर देख रहे हैं 71 से आगे का सेशन यानी पार्ट 2। इसके में हम पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे 71 से शुरू करते हुए आगे। इसके अंदर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जिनके हम केवल आंसर बताएंगे। बस आप इसकी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें आप थीम पकड़ने की कोशिश करना कि इस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर में बनने की संभावना रहती है। अब देखिए 71 में पूछा कि फरवरी 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो ये योजना चलाई गई अमृत भारत स्टेशन योजना। कितने रेलवे स्टेशन यूपी के हैं उनकी पहचान की गई है, तो वो रेलवे स्टेशन के नंबर थे 149। आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आ जाए तो आप कम से कम याद रखें। अब ये दिसंबर 2022 में एक एक्सरसाइज हुई सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास। ये कहाँ पर हुआ, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये राजस्थान में हुआ था। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री की एक्सरसाइज है, इसके अंदर आप दो चीजें याद रखेंगे। एक तो भारत और किसके बीच में हुआ है और उसका प्लेस कहाँ पर है, तो यानी उसका स्थान कहाँ पर है, वेन्यू कहाँ पर है ना। तो ये दो तीन चीजें आप याद रखेंगे। 73 नंबर का है, कोई सामाजिक प्रगति सूचकांक एक जारी हुआ था उन दिनों। उसके अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों पर है। इसमें पूछा है, ये है ना सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स released December 2022. Which of the following are on the top 3 position in very high social progress in tier 1? तो इसके अंदर पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ये तीन है। PLG पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। तो ये आप याद, मतलब इसको याद नहीं करना है, बस केवल इससे थीम पकड़ना है। अब ऐसी कोई भी इंडेक्स भारत से संबंधित आती है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अपने स्तर पर जरूर करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा करंट भी कह सकते हो, साइंस का भी है। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। इसमें देखिए ऐसा नाम ही तो लिखा है NISA। ये नासा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसरो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये इसरो को, तो US और भारत का है ये। अब देख लो इसमें कहाँ पर नासा और इसरो लिखा हुआ है, इसरो और नासा। तो ये उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 75 में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बड़े ही चर्चा में रहा जब बजट आया था, तो 30 कौशल विकास केंद्र स्टेब्लिश करे जाएंगे, यानी स्किल टू यूथ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये करे जाएंगे। अब आपको केंद्रीय बजट जब आ रहा है, ये बजट आने वाला है, अभी नई सरकार फॉर्म हुई है, बजट आएगा, अपने पेपर से पहले आ जाएगा, तो इसलिए बजट को काफी अच्छे से पढ़ना है। यूपी का बजट आ चुका है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस इसके MCQ के फॉर्म में निकाल के देंगे, आप उसको ही केवल कर लेंगे, तब भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। तो अब ये पुरस्कार 2022 का तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पुस्तक पूछी जा सकती है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड किसकी पुस्तक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो अनुराधा रॉय की पुस्तक है, ये आप याद करेंगे। तो अब अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार नया मिल रहा है, उसके संबंध में आप याद करेंगे कि किसको मिला है, किस पुस्तक के लिए मिला है। और पुराने क्वेश्चन के लिए आप इस बुक का नाम याद रखेंगे, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा राय की पुस्तक है ना। ये पूछा है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ये स्टैटिक क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा के भंडार में, ये क्वेश्चन भी करंट में, लिथियम के करंट में रहा, लिथियम भंडार की खोज हुई थी, इसलिए यह क्वेश्चन करंट में रहा और इसीलिए यूपी आयोग ने पूछा किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंदर लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये बात भी बिल्कुल पूरी तरीके से सही लिखी हुई है, इसलिए दोनों सही है। यानी लिथियम की खोज अगर भारत में हो जाए या लिथियम के भंडार भारत में मिल जाए, तो ये भारत के जो इम्पोर्ट बिल है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इम्पोर्ट बिल को काफ़ी हद तक गिरा सकता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ये जो मिनरल्स हैं, ये आइटम है, ये जो लिखे हुए हैं इसके अंदर रिसोर्सेज मिनरल्स के रूप में लिथियम, निकल, कोबाल्ट, इनको हम बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बड़ी मात्रा में उपयोग में आ रहे हैं। और सोलर एनर्जी का जब से चलन बढ़ा है, लिथियम का उपयोग भी काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है।
78 नंबर का क्वेश्चन देखो सारे क्वेश्चन करंट के हैं। फरवरी 2023 में भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका ये तुमकुरू कर्नाटक था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये आएंगे नहीं दोबारा, लेकिन आपको थीम पता चल जाएगी, थोड़ा पकड़ने में आ जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का गीत नाटू नाटू के लिए रचनाकार इसके कौन थे? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जिसे मिला गया था, एम किरवानी इसके रचनाकार थे। मूवी जरूर SS राजमौली की थी, लेकिन इस गीत के रचनाकार नाटू नाटू के एम किरवानी थे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला था। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर ये है ना, बायोलॉजिकल डेटा सेंटर बीइंग सेटअप इन विच स्टेट? करंट का क्वेश्चन है। 81 भारत में G20 प्रतीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आपके ऑब्जर्वेशन को चेक कर रहा है ये क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन देख रहा है आपके, आप बाहर निकलते हो, चीजें देखते हो और आप किस तरीके से उनको ऑब्जर्व करते हो। प्रत्येक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, करेक्ट बात लिखी हुई है, उसमें 7 पंखुड़ियां ही बनी हुई थी। प्रत्येक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। सही उत्तर का चयन करना था, सी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ जब यूपी में पूछा गया, इसके बाद इसको एनडीए के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया इसी से रिलेटेड, यानी G20 के लोगों से संबंधित। एक बात इसमें नहीं लिखी हुई वो आपको मैं बता देता हूँ। एक और ये क्या 7 कॉन्टिनेंट को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, लिखा ना द 7 पेटल्स ऑफ द लोगो रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट। उसी तरीके से ये 7 पंखुड़ियाँ हमारे यहाँ जो स्वर के संगीत का जो मूल ध्वनि है सारेगामा पाधा नी सा, ये 7 इन ध्वनियों को भी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है। 82 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? तो ये जो पनडुब्बी थी INS भागीरथी, करंट में काफी चर्चा में रहा। और आई दृष्टि की जो बुक आती है घटना चक्र की तरफ से, उस पुस्तक के अंदर भी यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, मेमोराइज अच्छे से कर लेते हैं, तो जो आई दृष्टि आती है एग्जाम के टाइम पर, आप उस बुक को पढ़िए ना अच्छे से, आप उस बुक को 3 से 4 बार रिवाइज करिए। उसके बाद आप देखिए करंट अफेयर के यदि 30 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप 25 से प्लस क्वेश्चन हर हाल में सही करने के स्थिति में आ जाएंगे। अब आपने किया ही नहीं है तो फिर उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 83 दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। ये थोड़ा सा एस्थेटिक में भी कभी पूछा जा सकता है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ये किसने पारित किया था? तो न्यूजीलैंड ने किया था। इसका लक्ष्य कब तक धूम्रपान से मुक्त होना है? तो इसका जो ईयर रखा है उन लोगों ने 2025 रखा है ना। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो ये यति एयरलाइन का विमान था, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आप याद रखेंगे इसको, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? अब देखो पुस्तक से राइटर्स पूछे जाते हैं ना। स्पेयर पुस्तक का राइटर है प्रिंस हैरी। ये जो स्पेयर पुस्तक है इसका राइटर कौन है? प्रिंस हैरी। ये आप याद रखेंगे। ऊपर हम एक पुस्तक देख चुके हैं अनुराधा राय की, उसको आप याद रखेंगे। 86 वाला ये भी क्वेश्चन करंट का है। पोप बेनेडिक्ट 16वें, पोप बेनेडिक्ट हैं 16वें, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? वह जर्मनी मूल के निवासी थे, बिल्कुल सही लिखा है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये बात बिल्कुल सही है। सही उत्तर का चयन करना है, सी हो गया, यानी दोनों ही सही है। करंट अफेयर का इसलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल आपको कुछ बातें पता चल जाएं, क्योंकि कुछ पुराना करंट अफेयर यदि कनेक्टिंग करके आपसे पूछ लिया जाए तो आप कम से कम उस क्वेश्चन को बता पाएँ। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कथन आपको बताना है। 87 में संघाई SCO की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये बात सही है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, बात सही है। सही उत्तर बताना था, सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना? अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी एक महिला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यानी रिजाइन दे दिया था। उसके बाद एक नए प्रधानमंत्री को चुना गया था और उनका नाम था क्रिस हिपकिंस, ये आप याद रखेंगे। तो ऐसी जो चर्चा में रहती हैं न्यूज़, उनको आप जरूर से याद रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपी में निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों का स्थल के रूप में नामित नहीं है? तो इसमें आगरा था, वाराणसी था, ग्रेटर नोएडा था, ये कानपुर इसके अंदर
नहीं था, है ना। इसमें लखनऊ इसके अंदर था, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें एक को अवगत एसर्शन है और रीजन है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। और इसमें रीजन क्यों, इसलिए चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है क्योंकि अफ्रीका 2023 फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। ये आप दोनों करेक्ट हैं और ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे के लिए याद ये रखना है कि भारत में जो चीते लाए गए थे वो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे पहली बार, वो सॉरी फरवरी 2023 में लाए गए थे। इससे पहले नामीबिया से पहली खेप आई थी चीतों की, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। 91 में हम चलेंगे। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में, ये ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है। यह एक स्वतंत्र पर्सन के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, बात सही है। महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी स्थापना गुजरात के अंदर की जा रही है, गुजरात के अहमदाबाद में। सही उत्तर बताना था, तो इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, ओनली 1 ऑप्शन ही करेक्ट है। 92 में आपसे पूछा है भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो में मेयर दूसरी बार चुना गया है, तो इसका नाम है सुनील चोपड़ा। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन आप इसके तरीके से थीम पकड़ लो, तो इसी तरीके से आपको अपना करंट अफेयर तैयार करना है। यदि आप डेली बेसिस पर करंट पढ़ते हैं तब भी आप इस ढंग से करंट पढ़ें। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है, इसके संदर्भ में ये काम किया है ताइवान के द्वारा। ये करंट में रहा, उस पुस्तक के अंदर भी था। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? ब्रिटिश राजशाही को हटाने का काम किया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कॉमनवेल्थ के कुछ देश हैं जो ब्रिटिश राजशाही को अपने नोट पर प्रिंट करते हैं, तो धीमे धीमे काफ़ी इस चीज़ को काफ़ी देश समाप्त करते हुए जा रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है जिसने फरवरी 2023 में ही किया इस काम को। 95 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया था? तो ये एक टैक्स स्कैंडल था, इसकी वजह से उन्होंने अपने इसको वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस कौन सा तत्व नहीं है? ये कुछ साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, साइंस एंड टेक कह लो या फिर केवल जनरल साइंस कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको ठीक लगे, बस आपको क्वेश्चन वो आना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे वैसा बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है? तो ऑर्गन है, रेडान है, क्रिप्टन है। एक्टिवियन को नोबल गैस के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, ये आप याद करेंगे। ये क्वेश्चन है, आगे कभी भी फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये 97 नंबर पर जो लिखा हुआ है ना कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं से आता है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका इंसुलिन। ये करेक्ट आंसर इंसुलिन आता है, याद रखेंगे आप इसको, है ना। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। टॉक्सॉइड टाइप का जो टीका होता है वो आपको डिप्थीरिया से बचाता है, आप इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? इसमें पूछ रहा है वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के दौरान किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मॉडर्ना। मॉडर्ना का जो वैक्सीन था वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन था और जिसे कोविड-19 के अगेंस्ट यूज भी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? तो ये काफी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ये वाला डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। पर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है, इसको इस तरीके से आप याद रख लो। दो बातें आती हैं इसमें, एक तो आ गया ये XY-LEM, हिंदी में आप इसको जरूर याद रखो, जाइलम, और एक होता है फाइलम। जाइलम से जल याद रखो और फाइलम से फल याद रखो, फल यानी खाद्यान्न। तो जाइलम का जब बात आए, जाइलम तो ये जल को परिवहन का जिम्मेदार है, फाइलम की बात आ जाए तो ये भोजन के लिए जिम्मेदार है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो।
सेकंड नंबर का है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कैसे होते हैं, ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ना। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स जो होते हैं उनको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस मानते हैं, सॉरी रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को हमारा ये सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपको हमारा एक्सपीरियंस का लाभ उठाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि यूपीपीसीएस का प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम को आप बिना किसी परेशानी के और कम एफर्ट के साथ क्वालिफाई कर सकें। ये बात आप हमारे साथ जुड़ के जरूर से सीख सकते हैं। आप हमसे ज्वाइन होने के साथ ये डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, इसमें आपसे बीओडी के संदर्भ में पूछा गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है ना, और देख लेते हैं इससे ज़्यादा एप्रोप्रिएट कुछ हो। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन की जांच के लिए बिल्कुल गलत। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए बिल्कुल गलत। वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन की बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके लिए आप ऐसे समझ लो, बीओडी यदि बढ़ता है तो आप समझ लो वहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई है, और अगर बीओडी डाउन होता है तो आप समझ लो वहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा घट गई है या न्यूट्रल। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कई बार इसका रिपीटेशन हो चुका है इस क्वेश्चन का। तो इसमें आपको एजोला नाम का पौधा मिल जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। 105 है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने, रिपीटेड क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड नाम की जो गैस होती है इसको लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है, नाइट्रस, ये आप याद रखें, नाइट्रिक वाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। समुद्र से आयोडीन बनाया जाता है, तो समुद्री शैवाल को आयोडीन का महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। 107 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नेपेंथिस। नेपेंथिस को पाया जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाला पौधा है नेपेंथिस, है ना, नेपेंथिस। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के रूप में जाना जाता है नेपेंथिस को। 8 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है। तो मानव हृदय के चैम्बर्स की यदि बात करें तो उसके अंदर 4 चैम्बर बने होते हैं, इस तरीके से कुछ बटा हुआ होता है वो चैम्बर, ऐसे 1 2 3 4 इसके नाम है। साइंस का जब हम पीवाईक्यू करेंगे, वो सॉरी पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, साइंस की जब हम आपको कुछ पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे विटामिन से संबंधित और उसकी कमी से होने वाली डिजीज, कौन सी बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड डिजीज, और कुछ बॉडी के पार्ट्स से संबंधित विशेष इंफॉर्मेशन, है ना, आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। ये रिपोर्ट आई थी एक, इसमें भारत 10वें स्थान पर पाया गया था, भारत को 10वें स्थान पर रखा गया था। तो ये करंट के टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। 1010 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, अ जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट, स्टोर एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड वाटरशेड। जल विभाजक जो होते हैं, वाटरशेड जो बने होते हैं, उनमें पानी को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उनको रिलीज कर दिया जाता है। ये इस प्रकार से आप देखें तो इनको वाटरशेड बोला जाता है। ये एक एक्ट है, काफी बार आया हुआ है इसका क्वेश्चन, जल अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष क्या नाम है इसको पारित किया गया था या बनाया गया था। ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1974 के अंदर ये बनाया गया था, रोकथाम एवं प्रदूषण, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, कई बार आया है, इसको आप इस वजह से याद रखो, आगे कभी भी फिर से आ सकता है। 1112, लॉटिक पारिस्थितिकीय तंत्र यानी लॉटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है, यानी ये जो गिवन एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से कौन सा लॉटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये नदी जो दी गई है, नदी तंत्र, रिवर सिस्टम लॉटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये जामनगर गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, ये बात आप याद रखेंगे।
ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है, ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये आपसे आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहला है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? प्राकृतिक रेशम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक घटक प्राकृतिक रेशम का है। तो ये दिए हुए घटकों में से नाइट्रोजन जो है वो प्राकृतिक रेशम का एक घटक है ना। नेचुरल सिल्क का एक घटक नाइट्रोजन है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर, डेजर्ट के अंदर है ना, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। बताइए आप क्या कहलाते हैं? डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स जो होते हैं उन्हें मरुद्भिद कहा जाता है, यानी जीरियोसोल्स एनिमल्स के रूप में उन्हें जाना जाता है, यानी डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको डिजीज दी गई है और उसके फैक्टर्स बताए गए हैं, है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक ब्लड, जिसको आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। और डेंगू आपने कई बार पढ़ा होगा कि डेंगू डिजीज जो होती है वो वायरस के माध्यम से होती है, तो वायरस दिया है 1 नंबर पर। एलिफेंट फुट जो है, एलिफेंट फुट, इसको बॉम के द्वारा किया जाता है, यानी तीसरे नंबर पर। मलेरिया आपको पता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो 4 1 3 2 जहां पर भी आ रहे हो उसी को आप करेक्ट आंसर कर लें, 4 1 3 2। तो आपको पता चल गया होगा कि पेप्टिक अल्सर आपका होगा किससे? बैक्टीरिया से। डेंगू आपका वायरस से हो जाएगा, एलिफेंट फुट बॉर्म से हो जाएगा, कृमि होता है उससे होता है, और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के थ्रू हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, यानी पोषण स्तर बनते हैं। पोषण स्तर किससे बनते हैं? तो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, जब लिंक्ड इन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से पोषण स्तर बनकर तैयार हो जाता है। 118 क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। आपको बता दूं मैं कि बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए 2 विधियां उपयोग में की जाती हैं। एक विधि यहाँ पर लिखी हुई है इन सीटू, और एक विधि एक होती है एक्स सीटू। जब हम कंजर्वेशन उसी स्थान पर करें जिस स्थान पर वह जीव और पेड़ पौधा पाया जाता है तो उसे इंस्टीट्यूट, जब उसको वहां से हटा के किसी लैब में या किसी कहें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाकर उसको कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हो तो उसको एक्सीटू में रखा जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है नेशनल पार्क। तो आपको पता है कि नेशनल पार्क वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पर जीव और पौधे यानी फ्लोरा एंड फौना जहाँ पाए जाते हैं वहीं पर उनका कंजर्वेशन किया जाता है, तो इसलिए इसको इन सीटू कंजर्वेशन के रूप में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे पूछा गया है हंगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। तो आप हंगुल डियर बहुत अच्छे जानेंगे, जम्मू कश्मीर में हंगुल डियर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है घरेलू अपशिष्ट यस, मल पदार्थ यस, मूत्र भी है, और डी नंबर का ये कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के या पॉल्यूटर्स नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बजट से पूछा गया। बजट से पिछली बार कई क्वेश्चन थे, तो आप ये नया बजट जो आने वाला है उसको और जो यूपी का बजट आ चुका है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, बाकी हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको बजट कंप्लीट करा देंगे। आप लोग हमारे इस सेशन को सुन रहे हैं, यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर इतनी डिटेल के डिस्कशन के साथ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर पाता हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बता देता हूँ कि किस टाइप की चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ पर आपको फोकस करनी चाहिए, फोकस्ड एरिया क्या होनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम के अंतिम क्षणों में यानी एग्जाम वाले मंथ में हम आपको थीम प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से आपको पता चलेगा कि किस थीम पर हमको विशेष फोकस करना है। अभी आप पूरा पढ़ लिए, क्योंकि अभी आप हम कराएंगे तो आपका फोकस डाइवर्ट होगा, आप उन थीम को ही पकड़ने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, बाकी का सेक्शन आप छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप करिए, अभी काफ़ी समय है, 120 डेज बचे हुए हैं अभी हमारे पास, तो अभी करिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जो प्रोग्राम है उनके बारे में नोटिफिकेशन और नए आने वाले सेशंस की वीडियो आपको इजीली और सबसे पहले प्राप्त हो सकें। हम क्वेश्चन कर रहे थे 121 केंद्रीय बजट के संबंध में कुल पर व्यय में, इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आप अगर एक बार थोरोली देख के जाएंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसमें सब्सिडी के अंदर 9% का दिया गया था, ये 9% नहीं था,
शायद 8% इसके अंदर लिखा गया था, तो आप इसको ध्यान कर लें। पर पिछला बजट है, इसमें आपको नहीं याद करना है। अब जो बजट आने वाला है आगे 24-25 का, उसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन दी गई हैं और प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरीज दिया गया, यानी किसने उस थ्योरी को दिया है वो बतानी है आपको। 122 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी आर गिवन बाय एडविन, ये थर्ड नंबर पे लिखा है ना, जो एडविन कैनन के द्वारा यह थ्योरी दी गई थी, है ना, तो आप इसको याद रखेंगे, एडविन कैनन। नेक्स्ट दी गई है सोशल मल एडजस्टमेंट थ्योरी, सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत। दिस थ्योरी इज गिवन बाय हेनरी जॉर्ज, तो आप इसको लिख लो इसकी जगह पर। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज गिवन बाय थॉम्पसन। देन लास्ट थ्योरी इज पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी इज गिवन बाय, कौन बचा रह गया इसमें, फूड सप्लाई माल्थस ने दिया था, ये आप इसको लगा दो। 3 4 1 2 कहाँ पर मैच कर रहे हैं, 3 4 1 2, ये ए नंबर में ही मैच कर रहे हैं। ये थ्योरीज हैं, इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप याद करना है। पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी, ये काफी लोगों को पता होगा। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत माल्थस ने दिया था, यानी डी का सेकंड, तो आप ए और डी में ही रहेंगे। ए और डी में रहने के साथ सी का आंसर आपको मिल ही गया, ए और बी को आपको लिख लेना है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी आप याद कर लीजिए, एडविन कैनन के द्वारा दी गई है, उसके बाद आपका आंसर इजिली हो जाएगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 123 संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने में हम क्या कहते हैं, यानी व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, क्या बोलते हैं हम इसको। काफी बार आ चुका है, काफी बार आपके सामने ये चर्चा रहती है। रिसोर्स कंजर्वेशन इसके संदर्भ में बेहतरीन मतलब बेहतर विकल्प हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई 2030। जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड एक टारगेट इसमें दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। जीरो हंगर से रिलेटेड टारगेट दिया है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग दिया है। स्पेस रिसर्च से रिलेटेड कोई भी एसडीजी गोल्स नहीं है। एसडीजी के 17 गोल्स दिए गए हैं। इनको यदि आप मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, इसमें एक ट्रिक है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी है, आप वहां से देख सकते हैं। एक ट्रिक है इसके अंदर जिसमें आप पूरे 17 के 17 गोल याद कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि प्री के अंदर एज वेल एज मेंस में आपको आंसर लिखने में ये काफी मददगार होंगे, तो इसलिए आपको सारे के सारे गोल याद रखने चाहिए। 125 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें असर्शन और रीजन दिया गया है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ऐसी बात इसमें कही गई है। ये बात सही लिखी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये बात बिल्कुल अपोजिट लिखी है। यदि तीव्र जनसंख्या का वृद्धि होगी, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी, तो जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस पर दबाव बढ़ेगा, तो ये कमजोर होंगे, खराब होंगे। तो इस वजह से ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग या फॉल्स, देन सी विल बी योर आंसर। 126 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थीम पूछी गई थी आपसे, तो इसके अंदर जो थीम थी वो थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस, ये इसकी थीम थी 126 नंबर की। 127 में जब आप देखेंगे, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो इसमें आपसे बोला गया था कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, बिल्कुल सही बात है, होता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव ये भी होता है, दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर। 27 हो गया। 128 की तरफ मूव करेंगे। 128 में पूछा गया है भारत की जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये शुरू किया गया था, ये 128 सर्वप्रथम कब किया गया था भारत की जनगणना का कार्य। 1871 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आप जान लें, हिस्ट्री में भी आता है और वैसे भी बेसिक के लिए भी जान लें, जीके के क्वेश्चन के टाइप में लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देख लो, जो एसडीजी गोल्स के बारे में मैं आपसे बोल रहा था, तो पूछे जाते हैं एसडीजी गोल्स, इसलिए आपको याद तो रखने पड़ेंगे, किसी भी तरीके से याद करो।
एक ट्रिक इस पे यूट्यूब पे बनी रहती है, पंडित हरिहर करके कुछ बनाई है किसी ने, तो आप इस वाली ट्रिक को देख सकते हो। हमने नहीं बनाई है इसलिए मैं इसका श्रेय क्यों लेना, किसी ने बनाई है, आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, पड़ी हुई है। एसडीजी गोल से रिलेटेड एक ट्रिक है, ठीक है, इसमें इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो इजीली। एसडीजी 10 जो लिखा हुआ है यह आपका इसके लिए असमानताओं में कमी यानी रिड्यूस इनइक्वालिटीज के लिए एसडीजी 10 आता है, 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। एसडीजी 13 जो लिखा गया है वो आपका लिखा होगा क्लाइमेट एक्शन के लिए यानी 1। एसडीजी 14 जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया है किसके लिए, लाइफ बिलो वाटर के लिए यानी 4 नंबर वाले के लिए। एसडीजी 15 जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया है लाइफ ऑन लैंड के लिए यानी सेकंड। 3142 ये डी नंबर के ऑप्शन में आपको मैच कर जाएंगे। तो आप इस तरीके से एसडीजी गोल्स और उनके सब्जेक्ट को मैच करके रखेंगे ताकि याद हो जाए। ये देखो पुस्तक आ गई, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बड़ी मतलब चर्चा में रही पुस्तक है, गुरनार मेडल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी ये इनकी पुस्तक है। इसके बाद आप इसके ये एडम स्मिथ जो लिखे हुए हैं, तो इसमें द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है ना, पॉपुलर बहुत पॉपुलर पुस्तक है। और इसकी एडम स्मिथ की मैं नाम ले रहा हूँ, आपको लिख लेना चाहिए पता ना हो। इसकी एडम स्मिथ की जो पुस्तक का मैं नाम ले रहा हूँ द वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरी पुस्तक इसकी एडम स्मिथ की है द इनविजिबल हैंड। अब मैं कुछ पुस्तक आपको इनकी अमर्त्य सेन के बारे में, अमर्त्य सेन की पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ इनकी, यदि आपने लिखी नहीं, आंसर इसका गुरनाल मेडल है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तभी तो डिटेल डिस्कशन है। इसमें मैंने आपको बताया द वेल्थ ऑफ नेशन, इनविजिबल हैंड, ये एडम स्मिथ की है। अमर्त्य सेन की पुस्तक की यदि मैं बात करूँ तो एक पुस्तक आती है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ये पुस्तक इसकी है। द आइडिया ऑफ जस्टिस भी इन्हीं की पुस्तक है। आइडेंटिटी एंड वायलेंस अमर्त्य सेन की पुस्तक है। गरीबी और अकाल अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अमर्त्य सेन के साथ काम करने के लिए जिया ड्रेज को भी जाना जाता है, तो जिया ड्रेज की भी कुछ पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक काफी पॉपुलर रही, भारत और उसके विरोधाभास, है ना, भारत और उसके विरोधाभास। एक पुस्तक इनकी आती है एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, जिया ड्रेज की पुस्तक है, ठीक है। इस तो आप इतना याद रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, केवल मात्र मृत्यु दर में कमी करना, ये केवल लग गया, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी करना, फिर भी केवल, एब्सोल्यूट टर्म वाले ज्यादातर ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे, कई बार हो सकते हैं। केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना नहीं, मात्र मृत्यु दर, नवजात, ये डी वाला ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। मात्र मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर दोनों में ही कमी करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। देन करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21, काफी रिपीट वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार। ये किससे संबंधित है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 33 आपसे पूछ रहा है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको विचार करना है। ये विचार आपसे ये करवा रहा है कि वैश्विक सूचक संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। बात सही लिखी हुई है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों में पुनरावलोकन प्रस्तुत की जाती है। यह बात करेक्ट नहीं लिखी हुई है क्योंकि सही आपको उत्तर बताना था, यह गलत लिखी है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सही कथन पूछा है आपसे 134 के अंदर, तो इसमें आप देख लो, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में, एक तो भाषा के स्तर पर देखो 120 से अगर 132 हो गई तो उन्नत नहीं हुई है, डिग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन नहीं है, ये डिग्रेडेशन है, ठीक है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। मानव विकास सूचकांक भारत 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, ये बात सही लिखी है, उत्तर का चयन करना था आपको, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। कई बार आया, तो मतलब कितनी बार इस टाइप का क्वेश्चन इस पूरे पेपर में तीसरी बार मिल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे रिलेटेड है ना। 36 को देखो, पीएम गति शक्ति योजना, यूपीपीसीएस मेंस 2023 में भी इस योजना के बारे में पूछा गया। तो कुछ योजनाएं काफी पॉपुलर रहती हैं और काफी कहें तो ड्रास्टिक चेंज वाली योजनाएं हैं, तो आप उनके संदर्भ में जरूर से याद रखें। ये जो गति शक्ति योजना है इसकी शुरुआत हो रही है 13 अक्टूबर
13 अक्टूबर 2021 को। इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। योजना लिखी रहती है, उसके बगल में ईयर लिखा रहता है कब शुरुआत हुई है। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में नहीं हुआ है, तो ये गलत हो गया। सही उत्तर को आपका चयन करना था। 36 नंबर में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी में 7 इंजन है, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार, जलमार्ग और लॉजिस्टिक। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ लिखा है इसके बारे में। एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, इसके 7 इंजन कौन से हैं, तो इसको इन इंजन को आपको याद रखना है। पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। 137 नंबर में आप देखेंगे किसानी खेती के अंदर आर्थिक क्रिया होती है, नौकरी में होती है, परिवहन में होती है। स्वैच्छिक अगर समाज सेवा आप कर रहे हैं तो ये आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाती है। फिर से देखो बजट का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे कहा है कि बजट के क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, तो बजट आपको करके ही जाना है किसी भी तरीके से। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, सही लिखा हुआ है, ऐसा ही हुआ था। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटित सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है, बात गलत लिखी हुई है, सही कथन आपको बताना था। तो 138 का ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, निर्धारित किया गया है। इसके लिए आप अभी का जो वर्तमान में लक्ष्य है वो 2070 है। पहले इसका लक्ष्य 2045 हुआ करता था, है ना। ये पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड इन इंडिया बाय विच ईयर, तो ईयर 2070। अब 2045 नहीं है, कई लोग कंफ्यूज रहेंगे। देखो फिर से बजट का क्वेश्चन आ गया। केंद्रीय बजट 2023 के वित्तीय क्षेत्र में ये कौन सा वाक्य सही है, ये पूछा गया है आपसे। स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। राज्य को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। 20 वर्ष नहीं थे, ये वर्ष इससे ज्यादा थे। जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे को राज्य की अनुमति है, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है, ऐसा ही किया गया था, है ना। पहले उनको मतलब जो एफआरबीएम एक्ट है, एफआरबीएम फाइनेंशियल रेगुलेटर बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया गया है 2003 का, इसके तहत राज्यों को केवल 3% तक ही अपना फिजिकल डेफिसिट बनाए रखने की लिए अनुमति मिली हुई है। लेकिन इसमें नए वाले बजट में इसमें 3.5% कर दी गई थी 2025 तक। ये अब हमको नहीं पढ़ना है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आप अगर बजट को थोड़ी भी देखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। फिर से देखो सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है या सही है, इस पे पूछा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है, बिल्कुल सही है। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंटाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्से को अपना स्थान रखेंगे, ये इसके बारे में ये गलत लिखा हुआ है, ये इसके संदर्भ में नहीं है। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जब बनते हैं तो करंट अफेयर में इसको काउंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं, पॉवर्टी के टाइप पूछे गए हैं, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, सही लिखी गई है। रिलेटिव पॉवर्टी भी होती है और सब्जेक्टिव पॉवर्टी भी होती है, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, है ना, ये आप याद रखेंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 43 के अंदर क्वेश्चन नंबर 143 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी योजना लिखी गई है और उसके आगे उसका स्टार्टिंग का ईयर लिखा गया है। पहला लिखा गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ये 2014 की है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। रूरल हाउसिंग इंटरनेट सब्सिडी स्कीम 2017 की है, अभी सही लिखी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015 का नहीं है, ये आपका मिशन था, ये 2016 में शुरू हुआ था, है ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की। तो आप इस तरीके से आप इसकी क्रोनोलॉजी बना सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 2014 की 2 योजनाएं हो जाएंगी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2016 का, और रूरल हाउसिंग इंटरनेट सब्सिडी स्कीम यह हो जाएगी आपकी 2017 की। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, यूपी आयोग के विशेषकर योजना और योजना का स्टार्टिंग का ईयर, ये जरूर से पूछता है। नेक्स्ट 144 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहला इसमें लिखा गया है आपके लिए अनूठी उपहार योजना, ये तो है। फिर है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना और स्त्री निधि योजना। ये जो 3 योजनाएं इसमें लिखी गई हैं, ये 3 उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। अनूठी उपहार योजना ही केवल उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, बाकी की सब अन्य स्टेट से रिलेटेड है।
तो हमको यूपी का पेपर है, यूपी के संदर्भ में ही हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको अनूठी उपहार योजना को याद रखना है। 145 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्वास्थ्य मतलब ये है ना ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये भी केंद्र सरकार का। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना सेंट्रल गवर्नमेंट। गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये एक पुस्तक है। 3 पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। एक जगह पूछा है कि ये किसकी पुस्तक है, अनुराधा राय इसका आंसर रहा। एक जगह गुरनार मिडल की पुस्तक पूछी गई, अब ये पूछी जा रही है हु हैज रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो यह पुस्तक काफी चर्चा में रही थी काफी दिनों तक न्यूज में। तो इसके जो आंसर हैं या राइटर हैं वो हैं विमल जालन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। आपको याद क्या रखना है, 47 नंबर में 2 फरवरी को तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आपको याद ये रखना है, अब ये 2 फरवरी 2024 वाला भी हो चुका, तो अब आपको इसकी थीम याद रखनी है। इसका थीम से क्वेश्चन बन सकता है। थीम 2024 वाले की थीम में बोलना हूँ, या यहाँ पे लिख देता हूँ, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग, यह इसकी थीम है। 2024 वाले वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग। 148 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट यानी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ILO की रिपोर्ट होती है। ILO ही इस टाइप के काम किया करता है, तो आप इसे याद रखेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज PM पोषण स्कीम, मतलब किस ईयर में मिड डे मील स्कीम को PM पोषण स्कीम के रूप में रीनेम कर दिया गया? तो ये काम 2021 के दौरान किया गया था, 2021 में PM पोषण। अब इसके अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2021 के अंदर इसका नाम मिड डे मील का ये PM पोषण कर दिया गया है, तो इस बात आप इसको याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 2023 के क्वेश्चंस का, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट, देखो कम से कम 6 क्वेश्चन ये इसमें बजट से संबंधित है, केंद्रीय बजट से रिलेटेड। इसमें भी आपसे यही पूछा जा रहा है सही सुमेलित है, यानी बजट विभाग का क्या एलोकेशन हुए हैं वो सही है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को ही ये 89,155 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, देखो करंट के जो क्वेश्चन रहे या जो फैक्चुअल क्वेश्चन रहे उसमें हमने डिस्कशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में खींचने की कोशिश नहीं की है। बेवजह वीडियो लंबा करने का हमारा कहीं प्रयास आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आप लोग हो सकता है कि उसको स्पीड बढ़ा के सुनने के प्रैक्टिस रखते हो, लेकिन मेरा वीडियो खुद ही आपको एक सही स्पीड्स में देखने को मिल जाएगा। यदि किसी को हमारा वीडियो ज़्यादा स्पीड लगता है तो आप उसको नॉर्मल से नीचे की स्पीड में ले जाके सुन सकते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब के ऊपर टाइम इसको वीडियो की लेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने सेशन को लंबा करने के लिए बेवजह इधर उधर की बातें करना, बेवजह वीडियो को लंबा करने का प्रयास करना, ऐसा हमारा यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कम समय में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने की ट्रिक और टेक्नोलॉजी पहुँच जाए। तो आप यह सेशन जो हमारा रहा 2023 का पेपर का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए नमस्कार। आगे मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।